हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हर्षित शर्मा 9th एंड 10th के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं हर्षित और आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो अगर अपन बात करें देखो इस चैप्टर की यार, तो इस चैप्टर को मैं आपको दो पार्ट में कवर कराने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसमें जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इसका डेफिनेशन पार्ट, फॉर्मूला पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट कवर कराऊंगा। और सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के वो कराने वाला हूं। तो दो वीडियोस के अंदर आपका पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर अपन देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अपन देखें, ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें मैं आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है वो देखेंगे, देन डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन, फिर अपन इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करेंगे एंड लास्ट में फिर हम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अपन आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं विद डेफिनेशंस, विद डिफरेंसेस एंड ऑल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। और जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है मोशन। तो यहाँ पे अपन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक मोशन होता क्या है बेसिकली, और एक वर्ड है रेस्ट। बेसिकली ये दोनों चीजें क्या होती हैं, स्टेट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो देखिए क्या लिखा है, अगर व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, तो बॉल अगर मोशन में या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल बॉल यहां से चलते 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 यहां आ गई, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बॉल की पोजीशन क्या हो गई यार, चेंज हो गई। इसका मतलब बॉल किस में है, मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को क्या बोलेंगे, किसमें होगी, वो मोशन में होगी। क्लियर है, अंडरस्टूड है व्हाट इज मोशन। अगर पोजीशन चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। लेकिन अगर वही रेस्ट की बात करें अपन, तो रेस्ट में क्या होता है, जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक जगह पे पड़ा हुआ है, अब आपने 1 घंटे बाद आके देखा वो वहीं पे ही था, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट की स्टेट में है, वो मूव या मोशन में नहीं है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। ठीक है, सिंपल अंडरस्टूड कि मोशन में और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, इसका मतलब वो मोशन में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मतलब वो रेस्ट में है। क्लियर, समझ में आ गया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। तो इसको नोट करिए अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अब, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। देखो यार, फिजिकल क्वांटिटीज अपन बात करें तो फिजिक्स की क्वांटिटीज होती हैं जिनसे हम चीजों को मेजर करते हैं, जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सारी क्वांटिटीज जो होती है फिजिक्स में, इनको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये दो टाइप की होती है। देखो, फर्स्ट अगर अपन बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी, एंड सेकंड अगर अपन बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप फिजिक्स में आगे कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है कि बताओ ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो आप समझ गए होंगे कि किस डायरेक्शन में वो चीज हो रही है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। एग्जांपल की बात करेंगे तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखो ये सारे टर्म्स आप आगे पढ़ने वाले हो, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इन सब की वैल्यू के साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स से समझ सकते हो आप। अब आपको मैंने बोला कि फोर्स लगाओ, ठीक है, तो आप मेरे से दो चीज पूछोगे। क्या पूछोगे, दो चीज, एक तो इसकी वैल्यू बताओ भाई कितना फोर्स लगाना है, और दूसरी चीज क्या पूछोगे, डायरेक्शन पूछोगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उनको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वो क्वांटिटीज होती है जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास, अब मास है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ वैल्यू होती है कितना ग्राम मास है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एक और इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो टाइम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज। बाकी अपन जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन वेक्टर है, कि वो स्केलर क्वांटिटीज है। क्लियर? अभी के लिए आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को डिफरेंस को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट कितना चला है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। अगर अपन बात करें तो कैसी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, यार स्केलर क्वांटिटीज होती है। इसका क्या मतलब होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ वैल्यू होती है। क्लियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, आइदर ये पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। और इंपॉर्टेंट इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है यार, मीटर होती है, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट से डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कौन सी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द डिस्टेंस, लेकिन कौन सी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। किस किस के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। अभी मैं आपको डिफरेंस और अच्छे से क्लियर करता हूं। एक बार ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप नोट कर लो। अभी मैं आपको फिर से समझाता हूं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी यार, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होगी और वैल्यू भी होगी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ओके। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज अगेन क्या होगी, मीटर। तो सिंपल सी कहानी ये है कि भाई डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द डिस्टेंस, लेकिन कौन सी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं मेरे वर्ड पे जोर रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालने को आएगा तो आपको बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये डिफरेंस लिखने को आता है एग्जाम में, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाता हूं इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो आइए गाइस एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल है आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल के सामने अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पोजीशन से कहां पे गया है, बी पोजीशन पे गया है, जो कि 10 मीटर की डिस्टेंस में है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बताओ। बड़ा आसान है, ए से बी में कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 10 मीटर। समझ गए होंगे, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को पता कर लो। इनिशियल का मतलब जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्ट की पहले वाली पोजीशन, और फाइनल पोजीशन का मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे जाके फाइनली रुका है, कहां पे जाके स्टॉप हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एक और चीज नोट कर लेना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी कभी भी आपको बनानी हो तो ऑलवेज कैसी होगी वो यार, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो आप बताइए ऑब्जेक्ट से लेके इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 10 मीटर, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर अपन देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब एक बार दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पे गया है जिसकी वैल्यू 10 मीटर है, देन बी से सी पे आया, अगेन 10 मीटर चला है, एंड देन सी से वापस कहां आया है, डी पे आया जिसकी वैल्यू अगेन कितनी है, 10 मीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो डिस्टेंस में क्या होता है, एक्चुअली कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना आंसर हो गया, 30 मीटर। क्लियर हो गया, डिस्टेंस का शायद आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब इस क्वेश्चन में अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ने कहां से स्टार्ट किया था, ये दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट,
और ऑब्जेक्ट फाइनली कहां पे आके रुका, यहां पे, दैट इज द ऑब्जेक्ट का क्या होगा, फाइनल पॉइंट। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, वही मेरा क्या होगा यार, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचूं जो कि कुछ इस तरीके से होगा, दिस विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आंसर होगा इस केस में, बताइए, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सामने वाली के। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पे मैं वैल्यू लिख देता हूं कुछ भी, लेट्स सपोज 2 मीटर, 10 मीटर, फिर 10 मीटर, देन 8 मीटर, देन 5 मीटर एंड देन 5 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की कुछ पोजीशन इस तरीके से, जिसमें ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया है, बी से सी पे आया है, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, और एफ से वापस कहां पे आ गया है, वो ए पर आ गया। मतलब इनिशियल पोजीशन पे जहां पे ऑब्जेक्ट था वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया है। तो चलिए अपन डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना आपको आ गया है, 2 + 10 12, 12 + 10 22, 22 + 8 is 30, 35 and 40। तो टोटल आंसर कितना हो गया इसका, 40 मीटर। दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये रही। ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन भी क्या है, ये रही। इसका मतलब दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है। तो याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे घूम के आ जाता है, मतलब वापस एक साइक्लिक प्रोसेस कर लेता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। या फिर ये समझना कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, ऑलवेज आपका 0 आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्वेश्चंस यार एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट करिए अच्छे से। ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन आती है, आप देख लीजिए इसको। यूनिफॉर्म मोशन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे यार, यूनिफॉर्म मोशन। समझते हैं एग्जांपल में। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इक्वल डिस्टेंसेस ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। अगर मैं बात करूं कि 1 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर भी 10 मीटर, मतलब हर 1 सेकंड में वो 10-10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलेंगे यार, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है। अगर अपन इसका ग्राफ देखें तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा वो कैसी लाइन आएगी, इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। यही अगर अपन बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अनइक्वल होगी। मतलब हर 1 सेकंड के अंदर आप देख रहे होंगे तो कभी उसने 10 मीटर ट्रेवल किया है, कभी उसने 20 मीटर ट्रेवल किया है, कभी उसने 5 मीटर किया है और कभी उसने 10 मीटर ट्रेवल किया है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसके ग्राफ में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो कभी भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो समझ जाना वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो समझ जाना कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो एक थोड़ा सा डेफिनेशन वाला इसमें आता है थ्योरी पार्ट, इसको नोट कर लो, व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। ओके। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से देखना इसको। स्पीड की अगर अपन बात करें तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है। देखिए स्पीड आप बेसिकली 8th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो मुझे क्या देगा, स्पीड देगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होती है, ऑलवेज कैसी रहेगी, स्पीड हमेशा आपके पास पॉजिटिव। स्पीड की यूनिट की बात करेंगे तो देखिए यूनिट निकालना बड़ा आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट अभी हमने पीछे पढ़ी है, दैट इज मीटर। अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो डिस्टेंस स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। सो स्पीड की यूनिट को नोट करेंगे, मीटर पर सेकंड। क्लियर है, स्पीड इजी। चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है यार। देखो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी डेफिनेशन तो सेम ही है, लेकिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहां पे क्या आ जाएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास, डायरेक्शन आ जाएगा।
इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है वो हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है कि हम किस डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, और फॉर्मूला देखोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बस फर्क इतना सा होता है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। ठीक है, अभी अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया है, तो बस अपन स्पीड और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसके भी यूनिट देखोगे तो मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है और टाइम की यूनिट भी सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए वेलोसिटी जो होता है ना, वो बेसिकली दो टाइप की हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करने वाले हैं। सो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, अपन फिर इसके बारे में और बात करेंगे आगे। चलिए, तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम, लेकिन वेलोसिटी हमें सिर्फ क्या बताती है, डायरेक्शन बता देती है। स्पीड हमें सिर्फ वैल्यू बताती है कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी मेरे को क्या बताती है, इस वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी बताती है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, कि मेरी जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। क्लियर होगा? ठीक है, यूनिट आपको पता चलेगी मीटर पर सेकंड होती है और वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, और दो वेलोसिटी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू और एक है फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी। क्लियर हो गया आपको द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? अच्छे से इसको नोट करो। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं गाइस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला आप नोट कर लो। अगर आपको एवरेज स्पीड पूछेगा तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है पूरी जर्नी में अपॉन आपको कितना टाइम लगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो उसके दो फॉर्मूले हैं, आइदर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा दो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लो, ये जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको काम आएंगे। ठीक है, ओके। तो आइए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अब, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे अभी उसमें आपको एक्सेलरेशन का वर्ड दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आपकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर आपकी स्पीड अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं किससे, हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपन फॉर्मूला क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करेंगे, ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रहा है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, ध्यान रखना, ये जो सेकंड है उसको s लिख के और इसको ऊपर लेके आएगा तो पावर में क्या साइन आ जाएगा, -2। दोनों का मतलब सेम ही है, बोलते कैसे इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट करो फटाफट से, एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, ए से, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी यूनिट है, क्या इस कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब देखते हैं, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, ठीक है, नेगेटिव में कब आएगा एक्सेलरेशन, जब हमारा u जो होगा वो v से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इट इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। अगर ऐसा होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में, और उसका एक नया नाम होता है जिसको बोला जाता है रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है यार, रिटार्डेशन। इसको नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिटार्डेशन, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें लेनी है, नेगेटिव में लेनी है।
अगर सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है तो पॉजिटिव में लेना है, लेकिन अगर रिटार्डेशन वर्ड आया तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में लेनी है यार, माइनस में लेनी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द एक्सेलरेशन। नोट करो फटाफट से। ओके, तो आइए गाइस अब देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो कि हमारे को पढ़नी है, और इस टॉपिक से आपके पास खूब सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अपन इक्वेशंस देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। ठीक है, नोट करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इन तीनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशंस को यूज करके और उसका आंसर आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये सारी देखो इस इन इक्वेशन में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? देखिए देखते हैं। u की बात करें, u क्या होता है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको पता होगा, अभी अपन ने सब चीजें डिस्कस कर ली है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। देन उसके बाद कौन है? v है, तो v क्या होता है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। v क्या होगा हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी, ओके। देन नेक्स्ट कौन है हमारे पास? टाइम की बात करेंगे, t इज टाइम, ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास s वर्ड आ रहा है, s इज डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। s क्या होगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन है इसमें? एक्सेलरेशन a आ रहा है, इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो ये कुछ वर्ड है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं से ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो और कुछ इसके अलावा कुछ है इसमें? यही कुछ 5 चीजें हैं जो कि हमको पढ़नी है। अब इनकी यूनिट भी पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी की यूनिट अभी अभी हमने पढ़ी है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होती है। टाइम की यूनिट 3 यूनिट होती है, ध्यान रखना, सेकंड होती है, मिनट होती है और आर होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको जो यूनिट है टाइम की वो किस में लेनी है? सेकंड्स में लेनी है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करेंगे तो मीटर होती है, और एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करेंगे तो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको इसमें से कुछ डेटा गिवन होगा और कुछ डेटा आपको पूछेगा एग्जाम में, आपको इन इक्वेशंस को यूज करके उस हिडन वैल्यू को, उस हिडन चीज को आपको फाइंड करना होगा। क्लियर? तो अभी आप इक्वेशंस को नोट कर लीजिए, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मैंने आपको बोला कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, तब आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट से। आप अपना लास्ट टॉपिक रह गया इस टॉपिक का, दैट इज ग्राफ्स। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज ग्राफ्स। तो देखिए इस चैप्टर में अपन ने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी है, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, है ना, तो उस बेसिस के ऊपर हमें 2 ग्राफ्स यहाँ पे मेजरली पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो ग्राफ के अंदर आपको पता होगा 2 एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर मुझे क्या करना है? वाई एक्सिस पे क्या रखना है? डिस्प्लेसमेंट रखना है, और एक्स एक्सिस पे क्या रखना है? मुझे टाइम रखना है। क्लियरली? ओके, अब अगर मेरे को बेसिकली जो क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उस ग्राफ की क्या निकाल लेंगे अपन? स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे यार? स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने के फॉर्मूले में हमें क्या करना होता है? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारे पास क्या? स्लोप निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो अगर मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो y एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, तो s2 माइनस s1 कर दिया, देखो स्लोप निकालने के लिए। और x एक्सिस पे कौन है? टाइम है, तो t2 माइनस t1 कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है मेरे पास? वेलोसिटी। क्लियर? तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या निकाल दोगे? स्लोप निकाल दोगे। या फिर उल्टा भी याद करो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या निकालने के लिए पूछ रहा है? आपको वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। देखो दूसरा ग्राफ जो है वो क्या है हमारे पास? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ y एक्सिस पे कौन आ जाएगा? वेलोसिटी, और x एक्सिस पे कौन है? टाइम।
अब इससे हम दो चीज निकालते हैं। अगर हम इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला अगेन वही y एक्सिस का कोऑर्डिनेट अपॉन x एक्सिस का कोऑर्डिनेट। y पे कौन है वेलोसिटी, अपॉन में कौन है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हमने अभी भी पढ़ा है क्या होता है हमारे पास एक्सीलरेशन। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा एक्सीलरेशन आएगा। सेकंड इसमें एक और चीज आती है, अगर हमने इसका एरिया अंडर द कर्व निकाला, एरिया अंडर द कर्व से हमें क्या होगा, इस ग्राफ के अंदर का, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा अगर हम वो फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्लोप निकालने के लिए बोलेगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है स्लोप निकालने के लिए बोलेगा तो एक्सेलरेशन पूछेगा, और अगर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये बात आप नोट कर लो अच्छे से। इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, कैसे होते हैं, वो सब मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एकदम अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल यार कराने वाला हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्लोप कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स होंगे तब मैं आपको कराऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। अभी के लिए आप नोट करो कि स्लोप से क्या आता है और एरिया अंडर द कर्व से क्या आता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एंड डेफिनेशन वाला पार्ट इस चैप्टर का। आई होप आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से नोट किए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन सारे नोट्स बना लेना, सारे पॉइंट्स और फॉर्मुलोज को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, सो कैसा लगा आपको वीडियो, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इन सभी को रिवाइज कर लो और फिर अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं।